स्टमक की लोकेशन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द abdomen, abdomen के अपर पार्ट में, और स्लाइटली ये लेफ्ट में होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम beneath द लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन into the epigastric and umbilical region. epigastric region हम लोग नॉर्मली जो है ना वो स्टमक के ऊपर वाले रीजन को लेते हैं, तो स्टमक के ऊपर वाले रीजन और umbilical रीजन से ये कह लगे ये इन दोनों रीजन के दरमियान में, इनके मार्जिन्स में ये होगा। मच ऑफ द स्टमक लाइज अंडर कवर द लोअर लिप्स, ज्यादा जो स्टमक है वो हमारी नीचे वाली जो रिब्स हैं उनके नीचे होता है। रफली जे शेप्ड है, टू इसकी ओपनिंग्स हैं, कार्डिक ओरिफाइसेस और पाइलोरिक ओरिफाइसेस, टू कर्वेचर्स हैं, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर्स, और दो ही इसकी सर्फेसिस हैं, एंटीरियर सर्फेसिस एंड पोस्टीरियर सर्फेसिस। ये ओवरऑल बहुत आसान सा टॉपिक है आपका। ये ऊपर वाली ओपनिंग को हम लोग कार्डिक ओरिफाइस कहेंगे और नीचे वाली ओपनिंग को हम लोग पाइलोरिक ओरिफाइस कहेंगे। जो इसका पीछे की तरफ अभी हम पिक्चर में देखेंगे, क्या चैट में आया, स्क्रीन शो नहीं हो रही, दोबारा शो करके देख लेते हैं। हाँ जी बताइएगा, आप शो हुई है, मैसेज कीजिएगा। चलो ठीक है। तो फंक्शंस की बात करें अगर हम स्टमक की, अब पिक्चर में वो जो हमने पीछे उसकी लोकेशन पढ़ी और डायग्राम पढ़ी, पिक्चर में डिस्क्रिप्शन हम देख लेंगे। फंक्शन की बात करें तो एक डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड हैज थ्री मेन फंक्शन इसकी हैं। ये खुराक को स्टोर करने में काम आता है। कम से कम हमारे स्टमक के 1500 ml की जो है ना खाना हम लोग 1.5 लीटर के तौर पे आमतौर पे हम लोग खा सकते हैं एक वक्त में, ऑलमोस्ट 1.5 kg के करीब बनता है, इतना हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इट मिक्सेस द फूड विद गैस्ट्रिक सेक्रेशंस टू फॉर्म अ सेमी फ्लूइड काइम। अब ये ऊपर से खाना आ रहा होता है, इसोफेगस से आता है, तो जब उसके साथ स्टमक की सेक्रेशंस मिलती हैं तो उसको हम लोग काइम कहेंगे। ऊपर से बोलस आ रहा होता है। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द काइम टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसका काम क्या है कि वो काइम को, जो बोलस के साथ गैस्ट्रिक सेक्रेशन में तो काइम बना था, तो काइम को इंटेस्टाइन में डिलीवर करना ताकि उसकी अच्छे तरीके से डाइजेशन हो सके, अब्जॉर्प्शन हो सके। स्टमक के पार्ट्स की अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले जो है ना हम लोग जो है ना इस पिक्चर की तरफ जो है ना वो आराम से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी जो रीडिंग भी कर लेंगे। तो ये है कार्डिक ओरिफाइस, ये है फंडस, इसका अपर पार्ट जो है ना वो स्लाइटली ऊपर की तरफ निकला होता है कॉस्टल कार्टिलेज के नीचे। ये बड़ा कर्वेचर जिसे हम लोग ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, और ये छोटा कर्वेचर जिसे हम लोग लेसर कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये स्टमक की बॉडी है। ठीक है, अच्छा ये एक वो पॉइंट है, एक एंगल सा बना होता है जब ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बनता है। इस पॉइंट को आपने याद रखना, इंसिजुरा एंगुलरिस कहते हैं, ये वो एंगल सा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बॉडी से नीचे वाला पोर्शन अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी अप टू द ड्यूडिनम, इसको एंट्रम कहते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी डायग्राम में सारा कुछ क्लियर हो गया। तो एंट्रम की ऊपर ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंट्रम और बॉडी के दरमियान जो एंगल बन रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इंसिजुरा एंगुलरिस, और ये जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है जिसको इस रीजन को पाइलोरस कहते हैं। उसके बाद ये ड्यूडिनम स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस पिक्चर में आपको देख सकते हैं कि स्टमक के इंटरनल वॉल्स दिखाई गई हैं जिसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स और ओब्लिक मसल्स। ठीक है, और ऊपर जो है मसल जो कि इसकी बाहर वाली दीवार की प्लैटर लेयर में होते हैं उसको लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर कोट है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 कोट्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर कोट्स, ओब्लिक मस्कुलर कोट और सर्कुलर मस्कुलर कोट। ठीक है, या आप इस ओपनिंग को ऊपर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टमक की ओपनिंग जो है ना वो किस हद तक है। तो दोबारा बता रहा हूँ, इस रीजन को फंडस, फिर बॉडी, फिर एंट्रम, ये इसकी अंटीरियर सरफेस है, इसकी अपोजिट सरफेस पोस्टीरियर होगी। 2 कर्वेचर हैं, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। बॉडी और एंट्रम के दरमियान एक एंगल बनता है जिसको इंसिजुरा एंगुलरिस कहते हैं। एंट्रम के बाद जो अगला पार्ट होगा उसको पाइलोरिस कहते हैं। तो ये पार्ट है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिक्चर में देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग थ्योरेटिकली देख लें कि डूम शेप फंडस होता है, प्रोजेक्ट्स अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिक ओरिफाइस। लेफ्ट होता है कार्डिक, पिक्चर में देखा था कार्डिक ओरिफाइस के साथ है। इट इज यूजुअली फुल ऑफ गैस, गैस से भरा होता है।
द बॉडी, उसके बाद अगला पार्ट है बॉडी का, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ द कार्डियक ओरिफाइस टू द लेवल ऑफ द इंसिजुरा एंगुलरिस। इंसिजुरा एंगुलरिस के कांस्टेंट नॉच इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर के लोअर पार्ट में ये एक नॉच थी। पाइलोरिक एंट्रम जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंसिजुरा एंगुलरिस टू द पाइलोरस, यानी कि इंसिजुरा एंगुलरिस से पाइलोरस तक का जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहता है, पाइलोरिक एंट्रम। उसके बाद पाइलोरस आ जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द स्टमक है, इसके ऊपर एक स्फिंक्टर होता है जो कि इसकी ओपनिंग, यानी कि जो भी स्टमक की चीजें हैं वो जो इंटेस्टाइन में जाते हैं थ्रू दिस स्फिंक्टर, और एक कैविटी होती है जिसको पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया दो कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर जो है वो राइट पार्ट ऑफ स्टमक का होगा और एक्सटेंड करेगा कार्डियक ओरिफाइस से पाइलोरस तक, और ग्रेटर कर्वेचर ये चूंकि बड़ा होता है नाम से जाहिर हो रहा है, और ये लेफ्ट साइड भी होगा ओरिफाइस के, और ओवर द डूम ऑफ द फंडस से स्टार्ट होगा और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक टू द पाइलोरस तक जाएगा। यानी कि अगर हम पिक्चर में देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ से, और यहाँ तक जा रहा है पाइलोरस तक, ये सारा ग्रेटर कर्वेचर होगा, और ये कार्डियक ओरिफाइस से जो इंसिजुर एंगुलरिस तक जाता है ये लेसर कर्वेचर होगा। उसके बाद जैसे बताया था मैंने दो ओरिफाइसिस हैं, कार्डियक ओरिफाइसिस जो कि ओपनिंग होती है इसोफेगस का, जो ऊपर से बोलस आ रहा है खाना लेके वो स्टमक में एंटर हो रहा है, तो इसका कार्डियक ओरिफाइस होता है। फंक्शन क्या है ओरिफाइसिस का कि जब खाना आ जाता है तो ये बंद हो जाता है, तो रीगर्जिटेशन ऑफ स्टमक को, ये स्टमक के कंटेंट्स को वापस इसोफेगस में जाने से रोकता है। पाइलोरिक ओरिफाइसिस जो नीचे होता है पाइलोरिक कैनाल से बनता है, ये 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, जरा ज्यादा लंबा होगा एज कम्पेयर टू जो है ना कार्डियक ओरिफाइस, और ये भी बंद होता है और ये स्टमक के कंटेंट्स को इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। इसके ऊपर एक स्फिंक्टर होता है, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर बेसिकली एक ओपनिंग को कहते हैं। The pylorus lies on the transpyloric plane and its position can be recognized by a slight constriction on the surface of the stomach. इनके स्टमक में थोड़ी सी अगर कंस्ट्रिक्शन होती है तो उस रीजन को हम लोग कहते हैं पाइलोरस कहते हैं। ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि स्टमक का और पाइलोरस का लेवल ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। इस पिक्चर से भी जो है ना वो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये यहाँ से एंट्रम है तो ऊपर की तरफ दोबारा पाइलोरस जाता है, ठीक है। इसलिए पाइलोरस ऊपर जाने की वजह से बॉडी और ये एंट्रम के दरमियान ये जो एंगल बनता है इसका हम लोग कहते हैं इंसिजुरा एंगुलरिस, ठीक है। तो इंसिजुरा एंगुलरिस से लेके यहाँ तक जो पाइलोरस का जगह होती है उसको एंट्रम कहते हैं। उसके बाद ये पाइलोरस है, इसके अंदर पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैविटी वगैरह सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होगा, और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होगा जो कि इसके ओपनिंग को कंट्रोल कर। स्फिंक्टर जो है ना वो आपको यहाँ से जो है ना वो क्लियरली नजर आएगा, ये वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर के फंक्शन यहाँ पे उसने डिस्कस किए हैं कि इट कंट्रोल्स द आउटफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन द, पहले बता चुका हूँ कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स को ड्यूडेनम में जाने नहीं देगा। द स्फिंक्टर रिसीव्स मोटर फाइबर्स फ्रॉम द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड इनहिबिटरी फाइबर्स फ्रॉम द वेगा नर्व। तो वही जो वेगस के नर्व के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। सिंपैथेटिक फाइबर में ये बंद हो जाता है, टोटली डाइजेशन रुक जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स में डाइजेशन नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। In addition to pylorus is controlled by the local nervous and hormonal influences from, अच्छा याद रखें कि स्टमक की अपने भी दो हार्मोन्स होते हैं जिसे गैस्ट्रिन और स्क्रीटिन कहते हैं। खाना है, तीन रोटी आइकन गालो और खाना तीन रोटी। तो गैस्ट्रिन और स्क्रीटिन दो हार्मोन्स हैं जो कि स्टमक से रिलीज होते हैं। इसके अलावा ड्यूडेनल वॉल से भी दो हार्मोन रिलीज होते हैं, पैंक्रियाटिन वगैरह, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हार्मोन्स जो हैं वो पाइलोरस को कंट्रोल करते हैं, उसको बंद रखते हैं। फॉर एग्जांपल द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टमक ड्यू टू फिलिंग विल स्टिमुलेट द मायंटेरिक नर्व रिफ्लेक्स। कहते हैं जो स्टमक जब फुल हो जाता है तो एक रिफ्लेक्सेस आता है जिसे मायंटेरिक रिफ्लेक्स कहते हैं, इट्स वॉल एंड रिफ्लेक्सली कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर। जब वो स्टमक इतना फुल हो जाता है तो एक रिफ्लेक्स चलेगा जो जाके फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर को ओपन कर देगा ताकि खाना जो है ना वो फर्दर मूव करके इंटेस्टाइन में जा सके। उसके बाद आ जाती है मेम्ब्रेन्स ऑफ स्टमक। ये पिक्चर में भी हमने देखा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक जो थिक है, वास्कुलर थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड, जो स्टमक के फोल्ड्स हैं उसको रुगाई कहते हैं। मेनली लॉन्गिट्यूडिनल इनेक्शंस होते हैं, यानी कि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल ज्यादा होते हैं। द फोल्ड्स फ्लैटन आउट व्हेन द स्टमक इज डिस्टेंडेड। कहता है जब स्टमक खाने से बड़ा हुआ होता है तो ये फोल्ड्स भी ओपन हो जाते हैं। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक में दो मसल, तीन फजल मैंने आपको
बताए थे, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक फाइबर्स हैं। पेरिटोनियम जो है वो इसकी कैविटी को कहते हैं जो कि स्टमक को सराउंड करती है। ये वो न्यूमरस रुगाई फोल्ड्स जो है ना यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पाइलोरिक ओरिफाइस, पाइलोरिक स्फिंक्टर नजर आ रहा है। स्फिंक्टर बेसिकली मसल्स होते हैं जो कि इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से एक केनाल सी बन रही है जिसे पाइलोरिक केनाल कहते हैं। केनाल बेसिकली कहते हैं एक सुराख को जहाँ से पानी या कोई भी चीज जो है निकल के जा सके। आगे ये ड्यूडिनम स्टार्ट हो गई। इस रीजन को जो ब्लड सप्लाई कहते हैं मैं आपको बताता जाऊं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है कि मोस्ट प्रोबेबली जो आर्टरीज हैं जो कि लीवर को सप्लाई कर रही हैं या इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही हैं या स्टमक को सप्लाई कर रही हैं, ज्यादा जो ब्रांचेस आती हैं वो सीलिएक आर्टरी ही की आती हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादा ब्रांचेस आएंगी वो सीलिएक आर्टरी के आएंगे, अदरवाइज कुछ दूसरी ब्रांचेस होंगी उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि सीलिएक आर्टरी से निकलती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि हेपेटिक आर्टरी से निकलती है, अपर पार्ट ऑफ। अब हेपेटिक आर्टरी फर्दर जो ब्रांच है वो आपको पता है सीलिएक आर्टरी ही की ब्रांच है, तो सीलिएक आर्टरी ही को सप्लाई कर रही है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी नाम इतना भी याद रखने मेरे लिए काफी है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज ये स्प्लेनिक आर्टरी से निकलती है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिक्लोइक आर्टरी ये भी स्प्लेनिक आर्टरी से निकलती है। और राइट गैस्ट्रो एपिक्लोइक आर्टरी जो कि गैस्ट्रोड्यूडिनल ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। तो हेपेटिक आर्टरी जो है ना वो जाते जाते स्टमक को भी सप्लाई कर जाती है। जैसे उसने स्टमक में दो ब्रांचेस दी, एक गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी थी और एक जो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये दोनों हेपेटिक आर्टरी जो है वो स्टमक को सप्लाई कर देती है। ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, काफी कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वो स्प्लीनिक आर्टरी है जो गुजरते गुजरते जो है ना इस रीजन को जो है ना वो ब्रांच दे बेसिकली जाके वो स्प्लीन को सप्लाई करेगी इसको। यहाँ पे इसने जो स्प्लीनिक आर्टरी ने ब्रांच जो दी थी इसको वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो थी, ठीक है। उसके अलावा ये वो मेन हेपेटिक आर्टरी है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रीजन को सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है सुपीरियर पैंक्रियाटिक राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी, ये यहाँ से ये पैंक्रियाटिक आर्टरी की ब्रांच है वो उस रीजन को जाके सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैलिक ब्रांचेस जो है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दिखाई गई है। नाम के हिसाब से उन्होंने दिखाया, ये गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी है, ये भी यहाँ पे दिखाई गई। तो यहाँ तो ये सीलिक आर्टरी डायरेक्ट ब्रांचेस हैं, यहाँ हेपेटिक आर्टरी जो कि फर्दर सीलिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, या स्प्लेनिक आर्टरी वो भी सीलिक आर्टरी ब्रांचेस हैं। तो ये इनको रीजन को सप्लाई करती है। ये कुछ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं जो कि स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो भी स्टमक को जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई करती है। वेन्स करस्पॉन्ड करती हैं हमेशा जो है ना वो आर्टरीज को। तो वहाँ पे राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक वेन्स है, वही नाम है, लेकिन ये सारी के सारी जाके जो है ना वो पोर्टल वेन में एंटर होंगी। कुछ स्प्लेनिक वेन में एंटर होंगी, स्प्लेनिक वेन भी आगे जाके पोर्टल वेन में एंटर की होती है। यानी कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली ब्रांचेस जो है वो सीलिक आर्टरी की थी। यहाँ पे जिसमें ड्रेन कर रही है वो जो है ना वो पोर्टल वेन है, चाहे वो स्प्लेनिक वेन में जाके करके स्प्लेनिक वेन फर्दर पोर्टल वेन में चली जाए, या वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में जाके वो आगे जाके फर्दर पोर्टल वेन में चली जाए। चूंकि इन सारों ने जाके हेपेटिक पोर्टल वेन बनाई, तो हेपेटिक पोर्टल वेन अल्टीमेटली चली जाती है इंफीरियर वेना के और जो हार्ट में एंटर होते हैं। तो ये सारी ब्रांचेस वहीं की जाती है। ये वेन्स भी उन्होंने दिखाई गई हैं, जैसे ये राइट गैस्ट्रिक वेन है, ये राइट गैस्ट्रिक वेन है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, इस तरह ये राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक वेन है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी वेन जो है ना वो अल्टीमेटली जा किस में रही है, हेपेटिक पोर्टल वेन में, ठीक है। ये पोर्टल वेन बड़ी सी यहाँ पे आपको नजर आ रही है पोर्टल वेन। तो जाके बेशक वो स्प्लेनिक वेन बन के इसको सप्लाई करे या गैस्ट्रोएपिक्लोइक वेन बन के इसको सप्लाई करे, ये सारी की सारी वेन्स अल्टीमेटली जो है ना वो पोर्टल वेन में ही जा रही है। पोर्टल वेन जो है ना वो आगे लीवर से हेपेटिक वेन लेती है और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ना वो आगे जाकर जो है ना वो इंफीरियर वेना के बाद में एंटर हो जाती है। नर्व सप्लाई जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सारी की सारी इस रीजन की नर्व सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर के नर्व वेगस नर्व के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर उसका सीलिक प्लेक्सस यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे स्टमक के लिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो वेगल ट्रंक आते हैं, इंटीरियर वेगल ट्रंक और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। इंटीरियर वेगल ट्रंक जो है वो फॉर्म्ड होता है थोरैक्स में, लेफ्ट वेगस नर्व जब एब्डोमेन में एंटर होती है, और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक जो है वो भी थोरैक्स में फॉर्म्ड होगा जब राइट वेगस नर्व जो है ना वो एब्डोमेन में एंटर होती है। तो ये राइट लेफ्ट वाली से लगा सकते हैं इंटीरियर वेगल ट्रंक और लेफ्ट राइट वाली से पोस्टीरियर वेगल ट्रंक।
ये नर्व सप्लाई दिखाई गई है, ये इंटीरियर वेगल ट्रंक है और ये पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है। इंटीरियर वेगल ट्रंक इस सारे रीजन को जो है ना वो ब्रांच सप्लाई कर रही है और ये सीली ब्रांच जो है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है। तो ये होगा जो स्टमक के रिलेटेड इसके